नमस्कार। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 19 दिसंबर 2016 के अपर प्राइमरी के सीडीपी सेक्शन को आज हम हल करने जा रहे हैं। मैं रूपेश पटेल। आज का जो पहला प्रश्न है वो है सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया। तो यह जो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो युंग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? युंग के द्वारा दिया गया है। युंग ने अवचेतन मन के दो हिस्से बताए हैं। कौन से? व्यक्तिक और सामूहिक। ठीक है। युंग ने जो आपका अवचेतन मन है उसके दो हिस्से बताए हैं, एक व्यक्तिक दूसरा सामूहिक। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रजाति के जो मिथक हैं, प्रतीक हैं, सामूहिक अवस्थाएं हैं, कर्मकांड हैं, वो व्यक्ति के सामूहिक अवचेतन मन में ही रहती हैं। ठीक है। इनके द्वारा व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत भी दिया गया था और फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत और पैवलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इरोस जो शब्द है वो किससे संबंधित है? इरोस जो शब्द है वो आपका जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। मरण की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं थेनोस। क्या कहते हैं? थैनाटोस। मतलब थैनाटोस कहते हैं उसे। मरण मूल प्रवृत्ति से जो शब्द संबंधित है वो किससे है? तो थैनाटोस से। अहम निर्देशित होता है, किससे निर्देशित होता है? अहम जो होता है वो आपका वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। किससे निर्देशित होता है अहम? वास्तविक सिद्धांत के द्वारा। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि जो फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था जिसमें उन्होंने इदम अहम और परा अहम की अवधारणा दी थी। सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो आपका मानव मस्तिष्क है उसको 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था। एक अचेतन मन जिसको इदम कहते हैं, अर्धचेतन मन जिसे अहम कहते हैं और चेतन मन जिसे परा अहम कहते हैं। ठीक है। तो जो वास्तविक सिद्धांत के द्वारा अहम है अर्थात जो अर्धचेतन मन है उसको वास्तविक कहा है। अभी अचेतन मन को इन्होंने कहा है कि यह इच्छाओं का भंडार गृह है। किसका? इच्छाओं का भंडार गृह है। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अचेतन मन। जो अर्धचेतन मन है यह चेतन मन का स्वामी कहा जाता है। इसे अर्जित मन भी कहते हैं। वास्तविकता का नियम होता है, ये कार्यपालक होता है और याद की गई वस्तुओं को भूल जाते हैं हम। और जो चेतन मन होता है यह नैतिक कमांडर होता है, आदर्शवादी मन होता है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन होता है। ठीक है। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी क्या होता है? इससे प्राणी में आपके भूख कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? इससे प्राणी में भूख कम हो जाती है। यह एक रासायनिक हार्मोन है जो छोटी आंत के भीतरी पाचन को सुगम बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है। कॉलीसिस्टोकाइनिन जो होता है वो यकृत और पित्ताशय से पित्त के रस के निकलने को उत्तेजित करता है जिससे पाचन में सुधार होता है। ठीक है। और जैसे कि यह आमाशय के माध्यम से भोजन की गति को नियंत्रित करता है जो भोजन से पोषक तत्वों के प्रभावी अवशोषण में मदद करता है। इस प्रक्रिया के दौरान मानव शरीर जो है वो तृप्त या भरा हुआ महसूस करता है और उसे भूख नहीं लगती है। इस प्रकार जो होता है कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन के स्राव से भूख कम लगती है। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वो कहता है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? जैसे एक 16 वर्षीय बच्चा है, 16 वर्षीय बच्चा है, उसकी शारीरिक आयु आपकी 16 है, IQ उसका 75 दिया गया है, मानसिक आयु हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वस टू IQ। तो मानसिक आयु हमें फाइंड आउट करनी है। 16 इधर करेंगे, इधर 100 और ये हुआ 75। 3 4 4 चौक 16 यानी कि जो एज आएगी बच्चे की वो आएगी आपकी 12 वर्ष। कितनी आएगी? 12 वर्ष। तो आपका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? तो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें आपका मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों ही पाए जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है।
जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों ही आते हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपका ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। स्वायत्त और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र आता है। स्वायत्त में अनुकंपी और परानुकंपिक, ऐच्छिक में संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं आती हैं। तो केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें क्या आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपकी होती है, इसको मिला करके क्या बनता है, ये आपका बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये ब्रेन और इस स्पाइनल कॉर्ड को मिलाने से क्या बनता है आपका, ये बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी जो ये सिराएं निकली हुई हैं, ये आपकी बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक क्या है? मनोग्रसित जो बाध्यता है, अर्थात मन की बात की जा रही है यहाँ पर मनोग्रसित, तो यह एक चिंताग्रस्त विकृति है। कौन सी विकृति है? यह एक चिंताग्रस्त विकृति है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो सृजनात्मकता जो व्यक्ति का एक पॉजिटिव नेचर है, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसकी माप के लिए बहुत से परीक्षण बनाए, परंतु सबसे जो प्रचलित हैं वो टॉरेंस हैं, जिन्होंने 1966 में एक परीक्षण बनाया था जो बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ था। कौन? टॉरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो आपका पियाजे ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में इन पर डिटेल में चर्चा की गई है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने का जो वक्र है वो आपका सीखने की प्रगति का सूचक है। किसका सूचक है सीखने का वक्र? सीखने का वक्र आपका सीखने की प्रगति से सूचक है। सॉरी। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो एल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया था, अर्थात ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था। और युंग के 3 सिद्धांत बहुत ही फेमस हैं। एक आपका विश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा युंग का व्यक्तित्व सिद्धांत और तीसरा युंग का सामाजिक दृष्टि सिद्धांत। तो युंग के ये 3 बहुत ही फेमस हैं और कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो जो मिरर ड्राइंग आपका परीक्षण है वो अधिगम के मापन में प्रयुक्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिरर ड्राइंग परीक्षण एक्चुअली में होता क्या है। ये आपका मिरर ड्राइंग परीक्षण का एक चित्र है, जिसमें ये जो बच्चा है ये मिरर में आकृति को देख करके उसमें जो है वो ड्रा कर रहा है अपने पेपर में। तो इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में वह आकृति को थोड़ा अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बना पाता है, लेकिन जैसे जैसे जो दिन होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, दिन बढ़ते जाते हैं, तो उसका अनुभव बढ़ता जाता है और लास्ट में वह उसके द्वारा मतलब कि जिस टाइप की मिरर में इमेज बनी होती है उस तरीके की इमेज को बनाने की कोशिश करता है और बनाने में सफल भी होता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम अधिगम के क्षेत्र में मिरर ड्राइंग परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है किसका? केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वो माध्यिका की एक माप है। किसकी माप है? माध्यिका की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राई मैन टेस्ट। तो जो आपका इसमें जो भिन्न है वो आपका 16 पीएफ है, जो कि रेमंड कैटल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रेमंड कैटल के द्वारा। टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राई मैन जो टेस्ट हैं, ये सारे आपके परीक्षण आपके बुद्धि से रिलेट करते हैं। ये जो तीनों परीक्षण है वो आपके किससे रिलेट करते हैं? बुद्धि से। और ये आपका पर्सनालिटी से रिलेट करता है। किससे? पर्सनालिटी। ठीक है। तो इसमें आपके रेमंड कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए हैं। ठीक है। उसके आधार पर जो व्यक्ति है उसकी पर्सनालिटी को हम बता सकते हैं। विकासात्मक कार्य के
प्रत्यय के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के जो प्रतिपादक हैं वो हैवीगस्ट हैं। कौन है? हैवीगस्ट। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीखने में पलायन आधारित है किसका? तो सीखने में जो पलायन है एक नकारात्मक वर्ड है, तो यह नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नकारात्मक पुनर्वलन पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक क्या है? अधिगम के जो आपके प्राथमिक नियम हैं कौन से हैं? ताप यानी कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम जो है वो अधिगम का एक क्या है? प्रथम प्राथमिक नियमों में से एक है। बाकी ये जो तीन हैं आपके, ये आपके गौड़ नियम है, गौड़ नियम के तहत आते हैं। गौड़ नियम में आपका एक बहु अनुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, और मनोवृत्ति का नियम है, और सादृश्यता का नियम है, और सहचर्यात्मकता का नियम है। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो अन्वेषण के जो ऊर्ध्व उपागम का जो उपयोग है वो सर्वेक्षण में किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? सर्वेक्षण में। जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अधिगम अंतरण कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे अधिगम अंतरण कहा जाता है। जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो फर्स्ट चरण होता है वो क्या होता है? तो जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो फर्स्ट चरण होता है वो होता है उपक्रम। क्या होता है? उपक्रम। और इनका जो जी बालस है, इन्होंने 1926 में रचनात्मक चिंतन की चार मुख्य रचनात्मक चिंतन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको 4 स्टेजेस में बांटा था। कितनी स्टेजेस में बांटा था? 4 स्टेजेस। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रिपरेशन, दूसरी आपकी है इंक्यूबेशन, और तीसरी आपकी इल्यूमिनेशन, और फोर्थ आपकी आती है वेरिफिकेशन। आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और सत्यापन। ठीक है। डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह उक्त परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? यह परिभाषा आपकी G.W. अल्पोर्ट के द्वारा दी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, ये कम से कम 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। डिट्टो बिल्कुल। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? सीखने के जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है उससे कौन संबंधित है? कोहलर संबंधित है। कोहलर ने बनमानुस पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, ध्वनि की गति यानी कि उसे हम कहेंगे स्वर विज्ञान। क्या कहेंगे? स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ ने स्मृति के 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? आपका पहला आयाम है एक सीखना। ठीक है। इन्होंने स्मृति के 4 आयाम बताए थे, सीखना, धारण करना, प्रत्याहान और पहचान करना। तो वुडवर्थ का कौन सा आयाम नहीं है? तो इसमें आपका तर्क करना नहीं है। प्रत्याहान को हम लोग कहेंगे पुनः स्मरण। ठीक है। पहचानना जो होता है पहचान करना हो गया, और धारण जो है वो धारण हो ही गया। ठीक है। इस तरीके से TAT जो परीक्षण है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। मैस्लो का मांग का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अल्पर्ट की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी जो व्यक्तित्व से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न कहता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है क्या? आपका बाधा आ रही है किसी आपके लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में तो उसे आप कुंठा कहेंगे। कुंठित हो जाता है व्यक्ति जब उसके लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में कोई बाधा आती है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है आँख के रंग का कौन सा रंग प्रभावित करता है? आँख का जो रंग होता है वो आपका आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आनुवांशिकता पर। अगला प्रश्न कह रहा है आधार आयु जो है वो निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो आपका जो आधार आयु होती है वो आपकी बुद्धि मापन से संबंधित होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आधार आयु होती क्या है। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे आधार आयु कहते हैं।
और जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है तो उसे उसका टर्मिनल वर्ष कहते हैं। अब हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे ये कोई बच्चा है, ठीक है, तो ये आपका आधार, जैसे कि सपोज दैट क्या होता है, ये 6 क्लास पास आउट होकर के आया है, ठीक है, 7th क्लास में पढ़ रहा है और 8th क्लास में पहुंचेगा भविष्य में, मतलब कि यहाँ पर करंट में है, प्रेजेंट में, और ये आपका 8th क्लास में आगे भविष्य में आएगा, ठीक है। फ्यूचर ये है और पास्ट ये है इसका। तो ये 6 क्लास के जो बच्चे हैं, 6 क्लास का जो सिलेबस है उसको सॉल्व कर लेगा ये बच्चा। तो ये जो आपकी 6 क्लास में जो आयु रही होगी उसकी, तो वो उसकी क्या रहेगी, आधार आयु, आधार वर्ष, या फिर उसे कहेंगे बेसल वर्ष। और 8th क्लास के क्वेश्चंस को वो नहीं कर पाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे, टर्मिनल वर्ष। क्या कहेंगे इसे, टर्मिनल वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है, तो यह विस्थापन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विस्थापन पर। अर्थात डांट उसको पड़ी थी और उसने जो है अपनी गुस्सा को अपनी छोटी बहन पर उतार दिया, ठीक है। तो उसने अपना जो गुस्सा है वो उसको विस्थापित कर दिया है, अपनी जो पीड़ा थी उसको विस्थापित करके, मतलब कि किसी दूसरे कार्य में कर दिया, जिसके कारण उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है वो विस्थापन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विस्थापन का। अगला, थैंक यू। और अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ व्यूज़ को बढ़वाइए, शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स में। और अगर कोई भी सुधार आपको लग रहा हो तो प्लीज़ उसको सजेस्ट कीजिए, मैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।